लिख लीजिए, ये फिर समझाता हूं। देखिए 12 भावों में से 7 भावों में सारे ग्रह हों तो 12 भावों में से 7 भावों में सारे ग्रह हों तो वल्लकी या वीणा योग होता है। स्क्रीन देख सकते हैं योग का नाम लिखने के लिए, वल्लकी या वीणा कहते हैं इसको। ठीक, 12 भावों में से 7 भावों में सारे ग्रह हों तो वल्लकी या वीणा योग कहते हैं। लिख लिया? जी सर। चलिए फिर लिखिए वही बात, 12 भावों में से 6 भावों में सारे ग्रह हों तो अगला 12 भावों में से 6 भावों में सारे ग्रह हों तो दामिनी योग होता है। दामिनी, स्क्रीन देख सकते हैं योग का नाम। 12 भावों में से 6 भावों में सारे ग्रह हों तो दामिनी योग होता है। ठीक, फिर लिख लिए सब लोग? जी सर। अब आगे लिखें, फिर वही बात। अब 5 ले लीजिए, 12 भावों में से 5 भावों में सारे ग्रह हों तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं, 5 भावों में सारे ग्रह हो तो पास योग, बाद में अपना फेयर कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे लिख दिए 12 भावों में से 5 भावों में सारे ग्रह हो तो पास योग होता है। ठीक, 12 भावों में से 5 भावों में सारे ग्रह हो तो पास योग होता है। लिख लिया? जी गुरुजी। जी सर। फिर वही 12 भावों में से 4 भावों में सारे ग्रह हो तो केदार योग होता है। अभी जो बता रहा हूं लिखते जाइए, सब समझा दिया जाएगा है, ऐसा नहीं कि नियम लिखा है, चिंता मत करें, धैर्य बनाए रखें, बस जितना बताए उतना लिखते जाइए। 12 भावों में से 4 भावों में सारे ग्रह हो तो केदार योग होता है। ठीक, अपना दिमाग अभी मत चलाइए राहु केतु क्या कैसे। चलिए लिखिए, 12 भावों में से 3 भावों में सारे ग्रह हो जाए तो स्थूल योग, स्थूल। ठीक, गुरुजी ये समझ में नहीं आया कौन सा योग बोल रहे हैं अभी। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी हाँ, स्क्रीन देखिए, प्रत्येक योग का नाम लिख देता हूँ, स्थूल योग। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरुजी कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, उनका नहीं हो रहा है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। अंकित को मैसेज कर दें, लिंक भेज दिया गया, नहीं जो ज्वाइन कर पाए तो उठा करके यहाँ ग्रुप में घुसेड़ दें। चलिए मैसेज करके बोल रहे। ठीक ठीक, लिख लिया? अब लिखिए 12 भावों में से 2 भावों में सारे ग्रह हो तो युग। ठीक, 12 भावों में से 2 भावों में सारे हो तो युग योग। लिख लिया? जी जी सर।
12 भावों में से एक भाव में सारे ग्रह हो तो गोल योग। ठीक, बारह भावों में से एक भावों में सारे ग्रह हो तो क्या? गोल योग। सब लोगों ने लिख लिया? गुरुजी 7 वाला बता दीजिए, 7 में कौन सा बताए थे? देवेंद्र व्यास एक बार शुरू से रिपीट करिए, क्या लिखे हैं? 12 भाव में से अगर 7 भाव में सारे ग्रह हो तो वीणा या बद्ध की योग बनता है। क्लियर नहीं आ रही? जोर से। हाँ गुरुजी, नहीं आ रही ठीक से। बताओ गुरुजी। 12 भावों में 7 भावों में सारे ग्रह हो तो वल्लकी योग होता है। 12 भावों में से 6 भावों में सारे ग्रह हो तो दामिनी योग होता है। 12 भावों में से 5 भावों में सारे ग्रह हो तो पाश योग होता है। 12 भावों में से 4 भावों में सारे ग्रह हो तो केदार योग होता है। 12 भावों में से 3 भावों में सारे ग्रह हो तो शूल योग होता है। 12 भावों में से 2 भावों में सारे ग्रह हो तो युग योग होता है। और 12 भावों में से 1 भाव में सारे ग्रह हो तो गोल योग होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। हमको लगता है जिन्होंने समय से ज्वाइन किया उन्होंने लिख लिया होगा। ठीक है, उनका किसी का छूटा तो नहीं है? जो लेट से आए नहीं छूटा, नहीं गुरुजी, नहीं छूटा गुरुजी, बिल्कुल नहीं छूटा है गुरुजी, आप आगे बढ़िए। नहीं छूटा गुरुजी, नहीं छूटा। अब आइए समझते हैं। ठीक है जी गुरुजी। हमको 7 ही ग्रहों को लेना है। 7 ग्रह कौन? आप ये जो हमारे 7 वार है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये ग्रहों के नाम से ही बने हैं। इन्हीं 7 ग्रहों को क्रमशः लेना है हमको। राहु केतु को नहीं लेना है। राहु केतु को क्यों नहीं लेना है, ये मैं आगे चर्चा आगे क्लास में करूंगा। जी गुरुजी। 7 वारों का ये ग्रहों के नाम से बने। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है ना कि ज्योतिष कितना % सही है, पूछते हैं ना जी। तो आज बताइए कौन सा वार है? सोमवार। कितना % सही है? 100%। चंद्रवार पूरा 100%। है? हाँ, पूरा भारत मान रहा है सोमवार, तो 100% सही हुआ ना? बताइए। यहाँ नासा कितना करोड़ों लाखों का प्रोजेक्ट लगा करके आकाश की देखता है, ये ग्रह इतनी राशि पे चला, इतने अंश पे चला। यहाँ ज्योतिषी क्या करता है? कुछ नहीं, बंद कमरे में बता देता है, कॉपी पेन दे दीजिए कि ये ग्रह इतना इस राशि पे है, ये तिथि दीपावली इस दिन पड़ेगी। 100% सही हुआ ना? हाँ, उसका फलित का एक अपना अलग भाग है, व्यक्ति के अध्ययन को डिपेंड करता है कितना सही। तो ये बार का भी है। क्यों रविवार के बाद सोमवार आ गया? सोमवार के बाद क्यों मंगलवार आया? सोमवार के बाद बुधवार क्यों नहीं आता? शनिवार क्यों नहीं है? मंगलवार ही क्यों आया? इन सब का भी ज्योतिष में है, इसकी आगे क्लास में चर्चा की जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 7 ग्रहों को ही लेना है, नहीं लेना। ठीक, अब आपने नियम लिखा है 12 भावों में से 7 भावों में सारे ग्रह हों। बात ऐसे समझिए, किसी का माइक खुला है, बंद कर दें। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, हटर पटर पसंद नहीं है, एकदम माइक म्यूट रखें। जब बोलना हो तभी बोलें और उसके बाद म्यूट कर लें। तो हाँ, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में 12 कमरे हैं। ठीक, अब परिवार के सदस्य कितने हैं? मात्र 7। ठीक, तो वो 7 लोग कहां हैं? क्या 7 लोग अपने अलग अलग 7 कमरे में हैं, कि 7 लोग 6 कमरे में सिमट गए हैं, 2 3 3 करके इस तरह, या 7 लोग 2 ही कमरे में सिमट गए हैं, या 7 लोग 4 कमरों में सिमट गए हैं? तो यही हमको इस कुंडली में देखना है। इन 7 योगों में से हर एक कुंडली में कोई ना कोई एक योग जरूर मिलेगा। आज से आपका फलादेश शुरू। आज अपने आप को, आज सोमवार है, आज अपने आप को देखिए और अगले सोमवार को आप अपने आप को देखिएगा कि हम कितना ज्योतिष जान गए। हम कुंडली देखते हैं, कुछ पा रहे हैं, कुछ पहचान पा रहे हैं कि नहीं। बस थोड़ा मेहनत करनी होगी। आप यहाँ 1 घंटे क्लास कर, आधा 1 घंटा जाके क्लास कर लीजिए और समय से जुड़िए। तो वही बात, तो यही ये अब हमको ग्रह को देखना है कि ग्रह कितने भावों में
आके सिमट गए हैं, राहु केतु को नहीं गिनना है। तब ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? अब चलिए गिनते हैं यहाँ पे। जी गुरुदेव। एक बात और है, भी कुछ नए लोग होंगे, 12 भाव पता भी नहीं होगा। ये देखिए 12 भाव, इनका क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी भी बता दे, जिसको नहीं पता, जिसको अभ्यास नहीं है, जिसको गिनना पड़ रहा है, वो जो आपको स्क्रीन में ये चार्ट दिख रहा है, इसका तो कुंडली बना ले। कुछ नहीं, केवल ऐसे करके 1 से 12 तक बैठाएं, आपको गिनना ना पड़े। आपको दशम भाव की बात आए, तुरंत आपका दिमाग यहाँ जाए, गिन के ना जाना पड़े कि 1 2 3 4 ऐसे। इस तरह अभ्यास कर ले, नहीं आगे आपके दिमाग से ऊपर चले जाएगा। जब तक आप गिनने के यहाँ तक गिन कर पहुंचेंगे, तब तक बात आगे निकल जाएगी, फिर आपको ही परेशानी होगी। तो इस तरह 100 ठे आप बना लें, कम से कम 100 चक्र बना लें, और सब में 1 2 4 ऐसे 12 तक संख्या भर लें। तो ये आपको बहुत मदद करेगा फलादेश में। हल्के में ना लेइए कि अरे क्या आता है, थोड़ा गिन लेंगे, तब तक गिनते तक बात ऊपर चले जाएगी। ये 12 भाव। अब हमको देखना है कि इन 12 भाव जो हमको दिख रहा है, इसमें से कितने भावों में सिमट गए हैं सब। ठीक, तो देखिए केतु को नहीं गिनना है, शनि 1 हो गया, चंद्रमा 2, इधर गुरु 3, राहु को नहीं गिन रहा हूं मैं, गुरु 3, और बुध सूर्य 4, मंगल शुक्र 5। तो यहां देख रहे हैं भाव तो हैं 12, लेकिन 12 भावों में से यहां 5 ही भावों में सारे ग्रह सिमट गए हैं। तो आपने नियम में लिखा है कि 12 भावों में से 5 भावों में सारे ग्रह हो, तो कौन सा योग होता है? पाश योग। पाश योग। बहुत बढ़िया, समझ आया पाश योग सबको? जी गुरुदेव। जी। इसके फल होता है, फल अभी मैं चर्चा फल उसके बाद पहले समझते हैं। ये बात आ गई समझ में? जी 12 नियम में आपने लिखा है 12 भावों, राहु केतु को नहीं जोड़ना है। तो उसमें हमने देखा कि 5 भावों में सारे ग्रह बैठ गए हैं, तो पास योग हुआ। अब ये आपको देखना है लग्न कुंडली में ही, ठीक है? चंद्र कुंडली किसी में नहीं, चंद्र में भी देख सर, लेकिन लग्न कुंडली में देखना है हमको। अभ्यास के लिए कुंडलियों की आवश्यकता दिखाने के लिए, इसलिए नवांश कुंडली का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आपको देखना लग्न में। अब इसमें बताइए कितने भावों में सिमट गए हैं? गुरु 1, सूर्य 2, 3, मंगल चंद्रमा 4, शनि 5 और बुध 6 है। तो 12 भाव। ग्रह कितने भाव में बैठे हैं? 6 भाव। तो आप लिखे हैं नियम में कि 12 भाव 6 भावों में सारे ग्रह बैठ जाएं, तो कौन सा योग होगा? दामिनी। दामिनी योग। होगा समझ में? जी गुरुदेव। किसको नहीं समझ में आया अभी तक? जो समय से जुड़े उनको मैं कह रहा हूं, बोलिए। हमको लगता है जो समय से जुड़े होंगे। ठीक, चलिए बहुत। अब देखिए और अभ्यास करते हैं। फल, इसके फल क्या है, प्रत्येक ग्रह क्या फल है, इसकी चर्चा मैं करूं। अब फिर बता दे रहा हूं, ये हमको देखना है लग्न कुंडली में ही। ठीक, हमको आपको दिखाने के लिए कुंडलियों की आवश्यकता, इसलिए मैं इन सबका सहारा ले रहा हूं। अब आइए एक एक करके बताते हैं। जहां सूर्य लिखा है, आप अपने स्क्रीन में जूम कर सकते हैं, यहां से जूम नहीं, अपने मोबाइल में जूम कर सकते हैं। तो जहां सूर्य लिखा है उस पर बताइए कौन सा योग है? 1 2 3 4 5 पाश योग। 6 पाश योग है सर। पाश योग। 7 पाश योग। पाश योग। पाश योग। पास योग है कि दामिनी योग है? दामिनी योग है सर। दामिनी योग है ना, क्योंकि केतु भी बैठा है उधर, है कि नहीं? हाँ जी हाँ। नहीं सर, राहु केतु तो काउंट ही नहीं होंगे ना सर। राहु केतु नहीं काउंट पाश योग है गुरुजी। नहीं गिनना है। पाश योग है गुरुजी। पाश योग।
पाश योग। 5 है, 5 योग ही होगा। केतु को दामिनी हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो पास योग है, पास में ला करके पाश योग। जी जी गुरु जी। बस पास योग राइट जी। राइट। जहाँ चंद्रमा लिखना है इसमें कौन सा योग? केदार। केदार है गुरुजी। इसमें भी 5 है। इसमें पाश है गुरुदेव। पाश योग। पाश योग है 5 गुरु जी। योग है सर, इसमें भी 5 योग है। पाश योग। 5 योग। केदार योग होगा, केदार होगा उसमें। पास योग गुरु जी। पाश योग गुरु जी। पाश। यहाँ चलित लिखा है दामिनी। दामिनी योग है। दामिनी। देखिए थोड़ा लिखा है दामिनी योग। दो में है योग योग योग। योग है सर। दामिनी योग। में योग है। पूरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा में हमेशा योग ही होगा। पूरा कुंडली में योग होगा। योग कोई भाव में बदल रहे। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी भी किसको नहीं, एक मिनट, अभी भी किसको समझ में नहीं आ रहा है जो समय से जुड़े हों? ऐसा कोई है कि उसके समझ में ना आ रहा? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब जहां दृष्टांत जहां लिखा है इसमें बताइए कौन सा योग? पाश योग है। दामिनी है। दामिनी योग। दामिनी योग अच्छा है। हैं? दामिनी योग। पास योग गुरु जी 5 में है ना, राहु केतु छोड़ के। फिर से गिनिए। शनि 1, चंद्रमा 2, गुरु 3, मंगल शुक्र 4, सूर्य 5, बुध है ना? दामिनी है गुरुदेव। दामिनी योग है गुरु जी। अब जहाँ चतुर्थांश लिखा है इसमें बताइए कौन सा योग? दामिनी योग। दामिनी योग। ठीक। दामिनी। जहाँ पंचमांश लिखा है इसमें बताइए कौन सा योग? दामिनी योग। दामिनी योग गुरु जी। जहाँ षष्ठांश लिखा है इसमें कौन सा योग? पाश योग। दामिनी योग। पास है जी, राहु केतु नहीं गिना। पाश योग है। पाश योग है, राहु केतु एक ही। बहुत बढ़िया। पाश योग। ठीक, जहाँ सप्तमांश लिखा है इसमें कौन सा योग? पाश योग। अष्टमांश लिखा है इसमें कौन सा योग? पाश योग। राहु के। दामिनी योग है गुरु जी। दामिनी योग है गुरु जी। जी हाँ, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई है जो समय से जुड़ा हो? मैंने कहा था कि क्लास में अनुपस्थित रहने पर और विलंब से जुड़ने पर नहीं बताया जाएगा, और न समझ में आने पर आपको बार बार बताया जाएगा। नवमांश में है दामिनी। नवमांश में दामिनी। गुरुजी क्या ये लग्न में ही देखने हैं ना, जैसे आपने बताया था? ये तो उदाहरण के लिए आप बता रहे हो ना? बिल्कुल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ सबको, ये लग्न कुंडली में ही देखना है आपको। हमको आपको आवश्यकता है बार बार डेट ऑफ बर्थ डाल के कहाँ लाए चार्ट, इसलिए इन कुंडलियों को सहारा ले। जी जी धन्यवाद। कुंडली में आपको देखना है। हमको लगता है बाद में जुड़े हैं आप, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पहले जुड़ा था गुरुजी, ये थोड़ी आवाज क्लैरिटी के लिए दोबारा पूछे। अब बताइए, जहाँ दसमांश है, दसमांश लिखा है इसमें कौन सा योग? दामिनी योग। दामिनी योग।
दामिनी योग। दामिनी योग। दामिनी योग दामिनी योग है। दामिनी योग। दामिनी योग। जहाँ लिखा है इसमें कौन सा योग? 1 2 3 4 दामिनी योग। दामिनी योग। दामिनी योग। दामिनी योग। गुरुजी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क सोड साइंस में है केदार योग। गुरुजी की आवाज क्लियर नहीं है। गुरुजी सोडसांस में है पाश योग। एक आवाज दामिनी योग है। केदार है। इसको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गुरुजी मेरे को भी नहीं आ रही। गुरुजी आप मुझे भी नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग कर रहा है, बीच बीच में नेटवर्क रिपोर्ट कर रहा है कुछ। सर सबके माइक खुले हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, माइक देखिए बंद करके बोल करके जो है शांत रहे। माइक जो है खुला है ना सबका। चलिए, अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। यस सर। जी आगे बढ़। अब आपको अभ्यास करना है। इसका कैसे करना ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में चार्ट, इसका अभ्यास करेंगे आप लोग। अब आइए इसके फल पे, ठीक है, क्योंकि फल पढ़ रहे हैं ना। अब कह देंगे कि आपकी कुंडली में बल्लकी बीड़ा योग है, तो कहेगा ये तो आप जानिए बल्लकी बीड़ा, उसका फल क्या है हमको बताइए। पास योग है, जजमान को फल से ना मतलब है, ये तो ज्योतिषी का काम है कौन सा योग है। तो फल सबसे ज्यादा जरूरी वो जानना। तो पहले फल लिख लेते हैं। अब देखिए जिसके कुंडली में वल्लकी या बीड़ा एक ही बात है, वल्लकी या बीड़ा योग हो। हाँ, अब सब लोग म्यूट हो जाएंगे। चलिए, अब जिसके कुंडली में वल्लकी या बीड़ा योग हो वो क्या होता है व्यक्ति? तो देखिए नाम ही है बीड़ा। बीड़ा कौन बजाता? सरस्वती जी। संगीत है? तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? संगीत प्रेमी होगा। लिख सकते हैं बीड़ा योग वाला जातक क्या होता है? संगीत प्रेमी होता है। अब संगीत में तीनों आ जाएंगे, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, है ना, त्रयम संगीत मुच्यते। गीत वाद नृत्य सब आ जाएगा, है ना। स्पीकर का वॉल्यूम तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, मतलब संगीत प्रेमी होगा ऐसा व्यक्ति। फिर कहा गया सकल क्रियाओं में निपुण। सामान्य भाषा में ऐसा व्यक्ति ऑलराउंडर होता है। आप लोगों के बीच में ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, अरे ये तो सब जानता है, खाना भी बना लेता है, झाड़ू पोछा भी कर लेता है, गाड़ी भी चला लेता है, गुरुजी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो, अभी भी गुरुजी की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज गुरुजी कुछ पता नहीं चल रहा। हमको लगता है आपका मोहित जी आवाज आ रही है आपको? मोहित सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आवाज तो आ रही है पर बीच में ब्रेक हो जाती है। गुरुजी साउंड की वजह से आवाज तो ब्रेक आ रही है। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है लेकिन उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चक्रवात सर, अब चुप रहिए सब लोग। मुझे बोलते सर थोड़ा थोड़ा सलाह मत कट जाता है। शांत रहिए, सलाह मत दीजिए आप लोग, बस इससे पूछा। देखिए मोहित सर जी एकदम जो है पहाड़ों के बीच में रहते हैं, उनके यहाँ आवाज क्लियर आ रही है। आप लोगों ने थोड़ा आप लोग सही कर लें, हो सकता है गड़बड़। हमारे यहाँ फुल नेटवर्क है, हम 2nd फ्लोर में चढ़े हुए हैं, जिसमें नहीं वो अपना सही करे। हाँ, एक साथ सबको नहीं तो मैं सुधार सकता हूं, हो सकता मेरे में गड़बड़ी हो। तो चल रहे थे बीड़ा या बल्लकी योग में। तो इसमें हमने कहा ऐसा व्यक्ति संगीत प्रेमी होता है और सभी कार्यों में निपुण होता है। देखिए सभी कार्यों में निपुण। अब ये भी देखना है, ये भी मूर्खता नहीं करनी है फलादेश करते समय कि कोई व्यक्ति संगीत प्रेमी हो तो कहते आप में बीड़ा योग है क्या, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि एक योग पे कभी भी हम फलादेश नहीं कर सकते। चतुर्लक्षम तु ज्योतिषम, 4 लाख सूत्र हैं ज्योतिष पे।
ठीक है, तो एक योग पे हम निष्कर्ष उसका व्यक्ति का पूरा चरित्र नहीं बता देंगे, ये भी ध्यान रखना, अभी बहुत पढ़ना है। हाँ, ये भी आपके फलादेश में मदद करेगा, सहायक सिद्ध होगा कि हाँ कुंडली देखते समय कुछ तो बोल लें, सामने चीजें आए तो। ठीक है, कहाँ कैसे ये भंग होंगे, सब चर्चा आगे करेंगे, भी पढ़ना है ना। तो वीणा योग का फल क्या लिखा आपने? संगीत प्रेमी और ऑलराउंडर होता है, सभी कार्यों में निपुण। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दामिनी योग का फल लिखिए। दामिनी योग वाला व्यक्ति क्या होता है? उपकार करने वाला। दामिनी योग वाला व्यक्ति उपकार करने वाला, बुद्धिमान, और उपकार करने वाला, बुद्धिमान, विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ मतलब जो भी पढ़ेगा, साइंस, कॉमर्स, ज्योतिष, वेद, पुराण, उस विषय का जानकार रहेगा, ये कह सकते हैं। और धनी होगा। अब ये भी नहीं बताया ना, एक योग पे पकड़ करके आप नहीं कर कहेंगे उसके दामिनी योग है लेकिन दरिद्र है, निर्धन है, बात कह दिया धनी को, तो उसको समझिए बाद में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा एक योग को पकड़ के फलादेश नहीं करेंगे, निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। तो दामिनी योग का फल क्या हुआ? उपकार करने वाला, बुद्धिमान, विषय विशेषज्ञ और धनी। ठीक जी गुरुजी। चलिए अब पास योग का फल लिखिए। पास योग वाला व्यक्ति शीलवान होता है। ठीक, शीलवान होता है ऐसे व्यक्ति, सुशील कह सकते हैं। और पैसा कमाने में ये चतुर होते हैं, कहां से दो पैसा निकले। ठीक, शीलवान और पैसा कमाने में चतुर। और वाचाल होते हैं। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक, शीलवान, पैसा कमाने में चतुर, वाचाल। ठीक है, तो जी चल अब केदार योग का लिखिए। केदार योग वाला व्यक्ति अगर सामान्य भाषा में कहें तो केदार जी कहां हैं? प्रकृति की गोद में हैं। तो ऐसा व्यक्ति समझिए प्रकृति प्रेमी होता है, कृषि प्रेमी होगा। ठीक, प्रकृति प्रेमी, धनी भी होता है और आलसी होता है। प्रकृति प्रेमी में एग्रीकल्चर प्रेमी। आप ये देखिए फलित है, जितना चिंतन करेंगे, जितना सोचेंगे आप, उतना आप का जितनी व्याख्या कर सके आप, बता सकती न लिखवाई जा सकती। ठीक है जी, हाँ चलिए। धनी और आलसी होता है। आलसी का यहां मतलब थोड़ा समझना होगा आपको। ठीक है, आलसी मतलब ये कि अगर जो काम पड़ा है उसका तो पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है महीनों, लेकिन जब लगेगा तो रातों रात निपटा के रख देगा। ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रातः स्मरणीय भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनकी कुंडली जो अभी भी वहां के भारत कला केंद्र है, हाँ वहां पे रखी हुई है, उनमें ये योग था। देखिए लगे तो लगे, पूरा एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बना के रख दी। तो केदार होगा। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? और देखिए कृषि प्रेमी होता है। तो देखिए कितना बड़ा वहां उन्होंने पेड़ पौधे भी कितना लगाए। फिर ऐसा व्यक्ति बंधुओं का उपकारी होता है। देखिए परोपकारी होता है ये भी व्यक्ति, केदार योग वाला भी परोपकारी।
आप इसके पहले आपने दामिनी योग में भी क्या लिखा है? परोपकारी होता है कि नहीं? केदार योग वाला भी परोपकारी होता है और दामिनी योग वाला भी परोपकारी होता है। दोनों में अंतर क्या है कि दामिनी योग वाला व्यक्ति क्या है, वो सबका उपकार करेगा, लेकिन जो केदार योग वाला जो है परोपकारी, वो केवल अपने भाई बंधुओं का उपकार करेगा। ठीक है? क्या करेगा? भाई बंधुओं का उपकार, भाई बंधुओं का उपकार केवल कर। ठीक है? अब अपवाद में कई लोग आ जाते हैं, जैसे मालवीय जी कुंडली में था, लेकिन उन्होंने भाई बंधुओं का उपकार कह दिया था, यहां तक कि हमारे नाम से हमारे विश्वविद्यालय में कोई नौकरी नहीं करेगा। हाँ, योग्यता रखता हो तब तो आए, लेकिन ये रखे कि हाँ हमारे दादा परदादा ने बनाया था, हमको नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना होगा, बंधुओं को उपकार। फिर आता है सूल योग। सूल योग वाला व्यक्ति क्या होता है? क्रोधी होता है। क्या है? क्रोधी होता है। फिर अगला, धन में रुचि रखने वाला, वही पास योग की तरह पैसे में रुचि रखने वाला होता है। कोमल वर्मा जी क्या नहीं लिखी आप? चलिए, ऐसा व्यक्ति क्या लिखे? क्रोधी होता है, धन में रुचि रखने वाला होता है, पराक्रमी होता है। हाँ, ज्वाइन 10 मिनट लेट, तब तो कोई वो नहीं, 10 मिनट बहुत होता है। कल से 1 मिनट भी ना हो, 5 बजे शुरू हो जाएगा। नियम में लिखा गया था कि लेट लपेट कोई वो नहीं, 1 भी मिनट छूटा चुनक्का चकचूर। चलिए, क्रोधी होता है, धन में रुचि रखने वाला होता है, पराक्रमी होता है। फिर और जब देखिए क्रोधी होगा, पराक्रमी होगा, तो कहीं ना कहीं इसके शरीर में चोट के निशान मिलेंगे। ठीक है? सूल योग वाले व्यक्ति में क्या होगा? शरीर में चोट के निशान, चोट चपेट के निशान मिलेंगे। ठीक है? ठीक। अब युग योग का लिख लीजिए। युग योग वाला व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति मांग कर खाने वाला होता है। मांग खाने वाला ऐसा देख लीजिए, जैसे आप लोगों के बीच में कुछ लोग मिल जाएंगे, कभी खाने पीने के तैयार हो गए, लेकिन कभी एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगे, इस तरह से। चलो यार कुछ खाओ पिलाओ, पार्टी दो, इस तरह से। अब ऐसा नहीं कि जो इस तरह कह दे आपको, तो ये कह दे कि आपकी कुंडली, तुम्हारी कुंडली में युग योग है क्या, इस तरह भी नहीं कह देना। कभी बताए, कभी भी एक योग पे निष्कर्ष पे आपको नहीं पहुंच जाना है। हाँ, आप अभ्यास करें, बहुत सारे योग हैं, और बहुत संगीत के योग हैं। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कला निधि शारदा सरस्वती योग, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। उन सब का विश्लेषण करके तब हम पता करेंगे ये संगीत प्रेमी है तो इसमें ये योग है कि नहीं है। ठीक है? अभी एक केवल सामान्य स्तर से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी अपने आप आपको। आज तब होगी जब मेहनत करेंगे तब। तो इस तरह से हो गया। और ये भी व्यक्ति बहुत बोलने वाला होता है, अनावश्यक बोलने वाला। सूल योग वाला व्यक्ति भी, क्या लिखे हैं आप? नहीं, युग योग का लिख रहे थे ना? युग योग, युग योग, मांग कर खाने वाला, मांग कर खाने वाला और बहुत बोलने वाला। हाँ, और थोड़ा दिखावे ज्यादा पसंद करता है, भौकाली जिसको कहते हैं बनारसी भाषा में, दिखावा करने वाला होता है, वास्तविकता से जिसका कोई लेना देना। ठीक? और हालांकि इसके बारे में कहा गया है व्यक्ति शराबी भी होता है, लेकिन इस पे नहीं पहुंचे। शराबी योग में अलग से बताऊंगा, उसका अलग योग होता है। ठीक है? जिसमें अगर वो योग मिले तो व्यक्ति पीता ही है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। जी गुरुजी। फिलहाल लिख लीजिए, ऐसा व्यक्ति भी कभी कभी शराबी हो जाता है।
तो ये हो गया युग होगा। गोल योग का लिख लीजिए। हाँ, गोल योग वाला क्या होता है, जब एक भाव में सारे ग्रह बैठ जाए गोल गोल, तो क्या होता है, ये आलसी होता है, ये वास्तविक आलसी होता है। देखिए आलसी तो होता है केदार योग वाला भी, लेकिन इसमें हम बताए वो कैसा आलसी होता है कि लगेगा तो पेंडिंग पड़ा रहेगा उसका काम महीनों, लेकिन जब लगेगा तो रातों रात निपटा देगा। लेकिन ये गोल योग वाला, ये जो आलसी की जो सही परिभाषा है वैसा आलसी है, ठीक। और इधर उधर अनावश्यक भ्रमण करने वाला, इधर उधर बिना मतलब का, कभी यहाँ कभी वहां, कंफ्यूजन में रहने वाला है, आलसी, इधर उधर घूमने वाला है और कंफ्यूजन में रहने वाला, क्या करें क्या नहीं, निर्णय ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाता। लिख लिया? जी सर। अब एक आदमी पढ़े, उपासना जी आप भी पढ़िए, क्या लिखी हैं शुरू से? गोल योग वाला सर पूरा पढ़ू? गोल योग वाला पूरा पढ़िए होता है, पूरा पढ़ू? हाँ। पहला वल्की योग और वाणी योग में संगीत प्रेमी, देखिए वल्लकी या वीणा, हाँ वल्लकी और वीणा, यस यस सॉरी, इसमें संगीत प्रेमी और ऑलराउंडर सभी कार्यों में निपुण होता है। ठीक। फिर दामनी योग, उपकार करने वाला, बुद्धिमान, विषय विशेषज्ञ और धनी योग, धनी होता है। विषय विशेषज्ञ से क्या समझती हैं? अपने विषय में पूरी नॉलेज रखना, जो भी पढ़ेगा जी, साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी। जी सर। फिर है पाश योग, शीलवान या सुशील, पैसा कमाने में चतुर होता है और वाचाल होता है। फिर केदार योग, प्रकृति प्रेमी होता है, कृषि प्रेमी होता है, धनी होता है, आलसी होता है, लेकिन आलसी वो जब उसका मन करता है तो वो काम पूरा भी कर सकता है, ऐसा आलस नहीं कि हमेशा आलस में रहे। बंधु, ये वाला जो है बंधु परोपकारी होता है, मतलब भाई बंधु का उपकार ज्यादा करता है परोपकार में। उसके बाद है शूल योग, क्रोधी होता है, धन में रुचि रखने वाला, हाँ धन में रुचि रखने वाला, पराक्रमी होता है और चोट के निशान होते हैं उसके चेहरे पर। मिलाइए, जिसका छूट गया तो उससे लिख ले, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ उनसे। चलिए। फिर युग योग होता है, मांग कर खाने वाला, अनावश्यक बोलने वाला, दिखावा करने वाला और कभी कभी शराबी भी होता है, मतलब शराबी भी हो सकता है। देखिए शराबी योग में अलग से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। उसमें भी कौन है, डेली पीने वाले हैं कि कभी कभार पार्टी में पीने वाले हैं, वीकेंड में पीने वाले हैं, उस समय आगे योग पढ़ाऊंगा। हाँ उसमें से ये है। जी सर। गोल योग आलसी होता है और कंफ्यूजन में रहने वाला होता है, हाँ इधर उधर घूमने वाला होता है, ठीक है। हाँ अब ये हो गए सात अनावश्यक भ्रमण करने वाला, हाँ अनावश्यक भ्रमण करने वाला, हाँ। तो अब देखिए ये सातों योगों में से हर कुंडली में कोई ना कोई योग मिल जाएगा, बताया ना। और देखा जाए पूरा विश्व इन्हीं सातों योगों में है, लेकिन एक योग से तो हम उसका पूरा चरित्र सामने नहीं रख देंगे ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत सारी चीजें हैं, ये केवल शुरुआती। अब पास योग वाला एक और नोट कर लीजिए उस पे, ये जो पास योग वाला जातक होता है इसको जीवन में कहीं ना कहीं एक बार कोर्ट कचहरी का चक्कर जरूर लगाना पड़ता है, ये नोट कर लीजिए, ऐसा देखा गया है प्रायः। आप भी प्रैक्टिकल करिएगा, या तो खुद जाए या तो किसी भाई बंधुओं के साथ जाए, परेशान हो कोर्ट कचहरी चक्कर लगाए, या नहीं कुछ गाड़ी का चालान है कट गया, मतलब ऐसा योग की में रहे। पास मतलब होता है कि बंधन, तो ऐसा व्यक्ति जो है सावधान रहे, कब कहां फंस जाए नहीं कहा जा सकता। खासकर और जब आगे पढ़ेंगे पापक ग्रह, पाप राशियों में, पाप भावों में हो सारे ग्रह इस तरह से पीड़ित हो, तब और समस्या आ सकती है। हाँ देखिए गोल योग पॉसिबल बिल्कुल है,
यदा कदा बनता है, ठीक है। और अभी ये तो जो ज्योतिष के 3 अंग है ना, सिद्धांत संहिता होरा तक ये जो है 7 योग बनेंगे, लेकिन जहां राहु केतु में लिया है तो वहां 8 ग्रहों से भी बनता है, गोल योग बनता है, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले कुंडली देखा गया था, उसका डेट ऑफ बर्थ लाइएगा, है मांगिएगा। एक है गोल योग, कल हो सकता है आपको दिखाया जाएगा। इधर बीच का भी कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ, तो गोल योग पॉसिबल है, ठीक है। सभी 7 पॉसिबल है। हाँ, ज्यादा देखने में आपको केदार, पास, दामिनी, बीड़ा यही सब मिलेंगे, युग तक में मिल जाता है। तो इस तरह पास योग वाले में क्या लिखा आपने कि ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार कोर्ट कचहरी चक्कर जरूर लगा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एक करके अभी जो हमने 7 योग पढ़े, इसमें किसी को जो जिज्ञासा हो वो पूछ सकता है, जिन्होंने समय से ज्वाइन किया हो वो हाथ उठाएं सामने आपके। गुरुजी शूल योग में जो चोट चपेट के निशान की बात है वो पूरे शरीर में है ना? नहीं, पूरे शरीर में नहीं, शरीर के कहीं भी एक अंग में चोट चपेट का निशान होता है। हाँ, अब किस अंग में हो सकता है ये भी ज्योतिष के द्वारा पता लगाया जा सकता है, कुंडली देख के कि किस अंग के आप में तीर है, किस अंग में के आपके लक्षण का चिन्ह है, किस अंग में आपके चोट चपेट का निशान है, ये भी ज्योतिष। शरीर में कहीं पे भी, शरीर में कहीं पर भी घाव के निशान हो सकता है। भाई जब क्रोधी होगा, पराक्रमी होगा, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करेगा, मार खाएगा, मारेगा, चपेट हो सकता है। अब कहाँ होगा ये थोड़ा, और ज्योतिष आप पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक का राशियों ग्रहों का स्वभाव पता हो तो आप बता देंगे कि इस अंग पे है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये दयावान व्यक्ति अगर कोई होगा तो कौन सी योग में बनेगा जाकर के? कौन सा दयावान अगर कोई व्यक्ति होगा, किसी के अंदर दया होती होगी तो किस योग में वो बनेगा? वो सीलवान कहा ना, पास योग में। सीलवान में दयावान हो सकता है 3 भावों में। दयावान का अलग बताया ना, 5 भावों में सारे ग्रह हो तो सीलवान होता है, दयावान है। चलिए नेक्स्ट। सर अगर ये ग्रह लाइन से बैठे हुए हों तो क्या कोई अलग योग बनेगा या फिर कहीं भी पड़े हों तो भी योग बन जाते हैं? देखिए लाइन से, अभी आप देखिए 7 भावों में सारे ग्रह हो तो लाइन से होंगे, ये तो बता दिया बल्कि बीड़ा योग, ठीक है। फिर तो कहीं भी पड़े हो ना, योग अलग अलग बताया, एक भाव छोड़ के एक भाव को अंतर करके ऐसे बैठे, उसका अलग योग होता है। लेकिन सुनिए बात क्या है ना, हम कह रहे हैं चतुर्लक्षम तो जो 4 लाख सूत्र है। अगर जो यहाँ आपको हमको पढ़ाना हो 2 महीना ना, हम केवल मेष राशि पे ही 2 महीना पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं योगों को पढ़ेंगे जो आपको आसानी से कुंडली देखते ही मिल जाए। वो भी होता है कि एक एक भाव छोड़ के बैठे हो ग्रह तो क्या होगा, लगातार बैठे तो क्या होगा, ठीक है। फिर केंद्र में ही सारे ग्रह आ जाए तो क्या होगा, लग्न से सप्तम तक सारे ग्रह आ जाए तो क्या होगा, सप्तम से चतुर्थ तक सारे ग्रह आ जाए तो क्या होगा, दशम से चतुर्थ तक आ जाए क्या होगा, ठीक। बहुत सारे योग हर एक बने जो हमको सामान्य कुंडली देखते आ जाए। गुरुजी ऐसे कुंडली में कई जगह कालसर्प योग भी रहता है और ये भी योग बन रहा हो तो किसका उल्लेख करें? बिल्कुल इसी का करेंगे, काल सर्प योग का नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है ना, जैसे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ ले इंजीनियरिंग करके लगे बम बनाने, ठीक है, और डॉक्टरी पढ़ के लगे वायरस बनाने। तो वही है कुछ ज्योतिषियां जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो उसी तरह ये आतंकी योग बनाने लगते हैं, काल सर्प योग है। अभी एक दिन किसी ने चर्चा की था 20 योग, 20 योग विषम प्रयोग होता है, विषकन्या योग होता है, विष योग नहीं होता। और क्या बनाएंगे, ग्रहण योग। लेकिन गुरुजी कालसर्प का तो बहुत ज्यादा चर्चित है, तो बोलते कि कालसर्प योग है, तो हम उसका उल्लेख ही ना करें क्या वहां पर? अभी उल्लेख कहा गया हमारे ज्योतिषम वर्णम चैव धर्मशास्त्र चिकित्सकम बिना शास्त्रेण यो बुरिया तम माहु ब्रह्मघातम। जो बिना शास्त्र से बोलता है, बिना शास्त्र का बोलता है, उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ये काल सर्प बता दे रहा हूँ, 20 से 25 साल ये हुए मार्केट में आए, जब से टीवी पत्रिका सब, ठीक है। इसका कहीं भी एक श्लोक भी शास्त्रों में नहीं मिलता। इस बात का आप लोग कम कम ध्यान दे रहे हैं। आप एक इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, संस्कृत यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय, कहीं भी इसका कोर्स में नहीं उल्लेख है, नहीं पढ़ाया जाता।
सर मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ, बस इसलिए ये पूछना चाहूंगा कि हम पाप करते ही देखते हैं कि भाई अगर ग्रहों के आगे पीछे कोई गुरु ग्रह है तो पाप करते ही हैं, तो अगर ये कालसर्प बन रहा है तो एक टाइप का पाप करते ही हुआ ना। बिल्कुल पिछले चौथे दिन क्लास में ठीक हो जाएगा। सर वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है सर, आवाज टूट रही है, दोबारा बोल दीजिए। आवाज डिस्कनेक्ट। आप सब लोग अपने बीच में मत बोलिए ना, आप लोग माइक बंद करो, माइक बंद करिए तब आवाज आएगा। जो अनुशासन बता दे रहा हूँ, रिमूव कर तुरंत पैसा वापस कर दिया जाए। हम बता दिए, एक आदमी प्रश्न कर ले, जब शांत, जब मैं नेक्स्ट कहूं तब खोले। एक करने बीच में आप बोल रहे हैं, इस तरह चलता है। थोड़ा समझ, यहाँ एक से लोग जुड़े हैं, विदेश से भी लोग जुड़े हैं, सीनियर प्रोफेसर भी जुड़े हैं। लक्ष्मण जी आपका क्लियर हुआ? गुरुजी हुआ। गुरुजी और एक प्रश्न था, ये जो योग हमने लिखे किस शास्त्र से उल्लेख है गुरुजी? ये जातक पारिजात का है। जातक पारिजाति का बृहद जातक में नाभा योग अध्याय जहाँ है वहां मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं श्लोक पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, चिंता मत करिए। जी गुरुजी, हाँ प्रणाम। चलो और नेक्स्ट अब आइए। सर उस पाप कर्तरी के बारे में आप गुरुजी काल सर्पयोग किस प्रकार से बनता है? कौन काल सर्पयोग जैसे अभी उल्लेख में आया है, मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे कुछ, हाँ वो देखा जा सके। हाँ सुनिए, सुन लीजिए, आप बोल दिया मैं समझ गया। वो कहते थे राहु केतु के बीच में सारे योग ग्रह आ जाए तो काल सर्पयोग जाए। उसके भी कई भेद बना लिए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बिकने लगी हैं स्टेशनों पे, है तो कहते राहु केतु भी तब आता है। वास्तविक इसका शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता। योग है, आतंकी योग है, काल सर्पयोग, ग्रहण योग हो गया है। गुरुजी प्रश्न करना चाहते हैं। चलिए अब और नेक्स्ट आइए। गुरुजी प्रश्न करना चाहते हैं कि मतलब हमको काल सर्प योग के बारे में तो चर्चा में और शास्त्र में मतलब इसका उल्लेख नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हमको यहाँ काल सर्प दोष को अवॉइड कर देना चाहिए? मतलब देखना चाहिए पत्रिका में क्या? एक मिनट कि काल सर्प योग में, अरे यार अब यही गलत बात है। देवेंद्र जी जब वृंदा जी बोल रहे तो आप माइक क्यों वो कर लिए ना, आप उनकी आवाज सुनने नहीं दिए। वृंदा जी आप बोले, क्या कह रही हैं? सुन नहीं पाया मैं ठीक से। सर हम ये कह रहे थे कि अगर ना शास्त्रों में काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं लिखा हुआ है और अभी वर्तमान में ना काल सर्प योग के बारे में सारा मतलब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना हुआ है और मतलब क्लाइंट को डराया जाता है कि भैया इसका काल सर्प योग हो गया है तो आपका ये होगा वो होगा। तो अगर शास्त्र में उल्लेख नहीं है तो अपने को उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहिए, कोई उपाय भी नहीं बताना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल नहीं, वही ना कह रहा हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं, सेंट्रल संस्कृत में पढ़ने आए हैं, तो आप लोग जागरूकता फैलाएं ना। इसमें बड़ा डिबेट हुआ है, मैं लिंक भेज दूंगा। हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गुरुजी लोगों ने इसमें बेकायदे इसका खंडन किया है, इसमें वीडियो है, मैं भेज दूंगा। है ये तो बहुत बताए ना, डॉक्टर इंजीनियर हो पढ़ करके, तो इसको आप लोग जागरूकता भ्रमित करने वाली बात होगी। मतलब पेशेंट बीमार है ऊपर से, बस समझ गए आप। सुन लीजिए, नासिक उज्जैन में जिसके नाम से बड़ी बड़ी पूजा हो रही है, 3 दिन वाली पूजा के लिए 51,000, 6 दिन के पूजा के लिए 7 दिन के 1 लाख, इस तरह से ठेका चलता है वहां पे। लोग करा रहे हैं। हमारे पास खुद फोन आते हैं कि गुरुजी आप किसी काल सब पूजा बताए तो हमारे पास भेजिएगा, उसमें आपको इतना % दे दूंगा। ऐसे भी करते हैं लोग। इससे बचना आप लोगों को ना जागरूकता फैलानी है। चलिए नेक्स्ट, 10 मिनट बचा है। गुरुजी। हाँ नीलमा जी बताएं। जी गुरुजी, आपने फ्राइडे में नीच के ग्रह के बारे में पढ़ाया था। यदि किसी राशि में ग्रह परम नीच का बैठा है तो वो क्या खराब रिजल्ट ही देगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब अभी जब हम नीच भंग पढ़ेंगे ना, इसमें भी बहुत क्लियर हो, नीच भंग बने। हम कह रहे 95% कुंडलियों में नीच भंग मिल जाता है जी। ये डाउट आपका सब क्लियर हो जाएगा जब हम नीच भंग के बारे में पढ़ेंगे। चिंता मत करिए, बस आप समय से जुड़िए बातें। जी गुरुजी। और जितना पढ़ो उतना तैयार रखिए जी। तो अभी पूछ रहे हैं ना, एक हफ्ते हम आप लोगों से पूछेंगे। मामला दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ से ही नहीं। जहाँ पे पूछे तो हम ही बताएं। ये सब जो पढ़ाएंगे इनको अगले तैयार भी होना चाहिए। जी गुरुजी। तो चिंता मत कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। सब उसमें चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है? नीच भंग राजयोग जो पढ़ाएंगे, इसमें भी बड़ा विवाद है। लोग
नीच बता दिया, लगेंगे फलादेश, करे नीच है ये हुए, जबकि ये नहीं देख रहे नीच भंग हो रहा है और नीच किसी उच्च का फलादेश करने लगता है। चलिए नेक्स्ट। सर आपके जो साथ वाले, एक बात और कहना थी आपसे, निवेदन करना था आपसे एक निवेदन करना था कि हर वीक में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है 2 दिन की हमारे पास, तो मंडे के दिन जब भी आपको सुविधा लगे तो हमारा 8 में जो अपने पढ़ा है उसका हमारा टेस्ट ले लीजिए, ताकि हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और हमको समझ में आएगा हमको कितना आया और कितना नहीं आया, और आपको भी अच्छा लगेगा कि विद्यार्थी को आप कितना सीख पा रहे हैं। तो ये छोटा सा आपका निवेदन है कि अगर आपको संभव हो पाए तो जरूर कोशिश किया जाएगा। गुरुजी वो भेज दीजिएगा। कौन सा? गुरुजी अभी बोले गुरुजी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर सब किए हैं काल सर्पदोष पर जो खंडना है। हाँ, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, या तो आप फेसबुक में सर्च करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष ऑफिशियल, डिपार्टमेंट ज्योतिष BHQ, हाँ, या प्रोफेसर, मैं लिंक भेज दूंगा, उसी में है, मैं भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट। गुरुजी राजीव गांधी जी का भी शूल योग था ना? राजीव गांधी कुंडली में नहीं देखा हूं, नहीं याद है, देख लीजिएगा। 3 भावों में सारे ग्रह होंगे तो शूल योग रहा होगा, उसमें क्या। इसीलिए शायद उनकी मृत्यु चोट से हुई, मतलब जो अग्नि से हुई क्या? वो इस तरह देखिए, एक योग में हम पूरा बताए तो ऐसा नहीं कर देंगे, अन्य चीजें भी देखना पड़ेगा। हो सकता है आत्मघाती योग, इस तरह कुछ योग रहा होगा, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये गलती नहीं करनी है हम लोगों को कि एक योग में किसी का वो नहीं कर, कि कोई संगीत प्रेमी योग कहते हैं उसके कि बल्लकी योग है, कोई पैसा कमाने में चतुर है, पास योग, बहुत सारे योग है ना, सबका पूरा करके तमाम चीजें, कहाँ बैठा, किस राशि में बैठा, किसकी दृष्टि है, सबके सामंजस्य से एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे। वो चिंता मत करिए, आप फलादेश करने लगेंगे बस। जी जी ठीक है, धन्यवाद, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद गुरु। आज सर मुझे पूछना था सर, फ्राइडे में हमने पूछा था कि उन्हें दूसरे वाले जो गुरुजी आपके साथ थे उन्होंने बताया था कि अगर ग्रह अपने उच्च की तरफ जा रहा हो तो हम उसे उच्च की तरह मानेंगे। तो सर ग्रह कभी लौटता तो वापस है ही नहीं, तो ज्यादातर उच्च की तरफ जाएगा, उच्च से पार हो जाएगा, यही तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। ग्रह कहे नहीं लौटता, एक राशि से दूसरे राशि नहीं जाएगा। तो सर वो 30 डिग्री पार करके अगली राशि जाएगा ना। जैसे आप इसमें हम चल रहे थे, मेष राशि में चल रहे थे सर, तो हम 1 डिग्री से चलते हैं, तो 1 डिग्री के बाद ग्रह 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पहुंचेगा ना सर, वापस तो कभी आ ही नहीं सकता। मेष से फिर टॉरस में जाएगा। हाँ, तो क्या प्रश्न है आपका? तो उधर उस दिन सर ने बोला था कि अगर ग्रह ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ही हम उसे उच्च की तरफ जाता हुआ मानेंगे, ऐसे करके जो साथ में गुरुजी बैठे थे आपके, उन्होंने बोला था। सुनिए तो सुनिए, ग्रह वापस जी। आपका प्रश्न क्या है, हमसे बताइए। मेरा सिंपल प्रश्न एक तो ये है कि अगर ग्रह बाल अवस्था में है तो वो उच्च का फल कैसे दे सकता है, और दूसरा ग्रह कभी लौट नहीं सकता, तो डिग्री तो बढ़ाएगा ही, वापस डिग्री तो कभी हो नहीं सकती। तो ये क्या स्टेटमेंट है कि ग्रह उच्च की तरफ जा रहा होगा तो वो उच्च का फल देगा? 2 सर। नहीं, देखिए बात क्या है ना, आपने पढ़ा सूर्य मेष राशि पे 10 अंश का उच्च का होता है, ठीक, परम उच्च का होता है। सूर्य मेष राशि के 10 अंश पे क्या होता है? परम उच्च का होता है। बात आई? तो जब सूर्य 1 2 3 4 5 अंश में रहेगा तो क्या होगा? उच्च का रहेगा। 10 अंश परम उच्च का रहा, 11 12 13 अंश में क्या होगा? उच्च का रहा। ठीक, बताइए समझ में आ गई सर। बाल अवस्था में नहीं होगा सर, बाल अवस्था का फर्क नहीं आएगा उसमें 1 से 10 डिग्री में, बाल अवस्था का आएगा। और जो ग्रहों की द्वादश अवस्थाएं हैं उन सब का रहेगा। बताए ना, एक से कभी निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते ना, चिंता मत करो, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। प्रथमम शयनम गेयम द्वितीयम गमनागमन, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, कि घूम रहे हैं, सारी अवस्थाएं होती है ना, वो सब पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करिए। हम जानते हैं कि आप ज्योतिष पहले से पढ़े हैं, जान रहे हैं, बाल अवस्था की चर्चा यही जताना चाह रहे हैं ना। चलिए चिंता मत करिए, सब क्लियर हो जाएगा। आज जो पढ़े उस पर कुछ डाउट हो तो बताइए। और आइए सर, ग्रहों का वक्री और मार्गी। हाँ बिल्कुल, इसमें भी चर्चा होगी। ग्रहों की वक्री मार्गी ही नहीं, 8 प्रकार की गतियां होती है। वक्राति वक्रा कुटिला मंदा मंदतरा समासी ग्रासी गतरा ग्रहणम अष्टदा गति। सूर्य सिद्धांत में 8 ग्रहों प्रकार की गति बताया गया ना, सब पे चर्चा होगी। आज मैं कह रहा हूँ, आज जो 7 योग पर सब एक ही दिन में पढ़ लेंगे, कहा है वो
गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आज के विषय में मेरा एक प्रश्न है, क्षमा चाहूंगा मैं दोबारा ही पूछ रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि ये योग जब जैसे जैसे ग्रह बैठते हैं 7 भावों में 6 भावों में, तो ये योग बनते हैं तरह तरह के। तो ये क्या ये योग, जैसे अभी एक ने पहले प्रश्न पूछा है कि क्या इकट्ठे ही बैठते हैं, मतलब एक ही लाइन में, या जैसे मेरी कुंडली अगर मैं देखूं तो अभी पहले में 2 बैठे हैं, दूसरे में बैठे, फिर चौथे में 2 बैठे हैं, तो आगे जाके फिर एक शनि जैसे आगे 9वें भाव में बैठा है, तो क्या मैं समझ गया आपका। कहीं भी 12 भाव है, 12 भाव में कहीं किसी भी भाव में बैठ जाए, 3 भाव में बैठे तो सूल योग, 5 भाव में पास योग। हमने बताया ना कि आपके घर में 12 कमरे हैं, परिवार के सदस्य 7 हैं, हो सकता है 7 अलग अलग कमरे हैं, 7 3 कमरे में ही आके बैठ जाए, है कि नहीं? तो कैसे हो जाए इस तरह से? तो कहीं भी हाँ बिल्कुल। हमने कहा ना 12 भावों में से 5 भावों में, तो हमने तो नियम में नहीं लिखवाया कि 5 भाव में लाइन से कि आगे पीछे ऊपर नीचे, है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी चल धन्यवाद जी। गुरुजी 2 मिनट बच्चा है। गुरुजी केदार योग वाला व्यक्ति वनस्पति प्रेमी रहेगा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकता है ना, आयुर्वेद में रुचि? ऐसा नहीं, केदार योग वाला उसको आयुर्वेदिक नहीं बना देंगे। हाँ, अगर जो डॉक्टरी का योग हम आगे पढ़ेंगे, चिकित्सक का योग, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है, वनस्पति प्रेमी है। सुन लीजिए आपका प्रश्न समझ गए। हम डॉक्टर का योग आगे पढ़ेंगे, अगर वो डॉक्टरी के योग रहे, उसमें अगर केदार योग भी आ गया तो और उसमें सहायता उसको मिल जाएगी। अब ये नहीं कि केदार योग देख करके हम उसको कह दें कि डॉक्टर ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक गुरुजी। हाँ चलिए और बताएं। नमन गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। हाँ बताएं गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपने बताया था कि केदार योग में जैसे कि परोपकार होता है, परोपकार मतलब भाई बंधुओं का होता है, बंधु बांधवों का होता है, और एक दूसरा ऐसा आपने बोला था कि उपकार जो दामिनी में होता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए दामिनी योग वाला के बताया तो वो भी परोपकारी होता है, केदार योग वाला भी परोपकारी होता है। दामिनी योग वाला क्या होता है, वो सबका करता है, और जो केदार योग वाला केवल अपने भाई बंधुओं का करेगा उपकार। ठीक है जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। चलिए गुरुजी, इन योगों में ग्रह स्थिति ज्यादा मजबूत मानी जाएगी या योग ज्यादा मजबूत माना जाएगा कुंडली में? हाँ देखिए क्या है ना, कहा गया है, हालांकि ये समय हो गया, ठीक है, इस प्रश्न को हम कल कंटिन्यू करें। हर एक मिनट साथ में बता देता हूँ। कहा गया मनुष्य का पूर्व जन्म का कर्म जो उसको वस्तु कर्म ग्रहों के अधीन है। ग्रह किसके अधीन है? योगों के अधीन है। ठीक, तो योग जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पे विस्तृत चर्चा कल करेंगे। ठीक, आज के लिए हो गया समय, सब लोग तुरंत लेफ्ट हो जाएं। जय श्री राम। प्रणाम।